जनरली सक्सेस अचीव करना ये अपने अपने क्या बोलते हैं उसको लाइफ का फंडा है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ सक्सेस अचीव किया है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उन बच्चों के लिए काम करता हूँ जिसके माँ बाप ने सुसाइड किया है, जो फार्मर्स अभी तक परेशानी में है, जिस फार्मर्स के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है। तो मैं सक्सेसफुल तभी बनूँगा जब मैं पूरे बच्चे एजुकेशन के प्रोसेस में ला सकूँगा। तब तक मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ सक्सेस अचीव किया है। फिर भी आज तक का 4-5 सालों में जितना भी मैंने जितने बच्चों को एजुकेशन के प्रोसेस में हमने लाया है स्नेह वन के माध्यम से, तो अराउंड अभी तक 80 बच्चों को हमने एजुकेशन के प्रोसेस में लाया है। तो जिसमें से अभी समझो ये स्मॉल सक्सेस रहते हैं। समझो 10वीं के अभी 5 बच्चे थे, एक को 82% आया, एक को 80% आया, बाकी को भी अच्छा सक्सेस मिला। तो ये जो सक्सेस रहता है वो अलग अलग डेफिनेशन में हम उसको बोलते हैं कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग सक्सेस रहता है। जैसे हम 4 साल में एक छोटे से घर में रहते थे, 10 बाय 10 के रूम के 3 रूम थे हमारे यहाँ पे। तो 3 रूम में हम 30-40 जन रहते थे। इतना स्ट्रगल था। डॉक्टर कुलकर्णी बोल के हमें मिले, उनको काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि 1-2 एकड़ लैंड हमें आपको स्नेह वन को देना है। तो मुझे लगता है कि ये एक अलग सक्सेस है। जो श्रम हम करते हैं उसको कोई अगर नवाजता है, उसको कोई रिकॉग्नाइज़ करता है तो उसका आनंद मिलता है। और मुझे लगता है कि आदमी तब थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है उसमें किसी चीज़ में अचीव करने को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का जो श्रेय है वो एक अकेले आदमी का नहीं रहता है। एक अकेला मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे वाइफ ने मुझे साथ दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे साथ दिया, लेकिन इसके आगे भी जो लोग इस काम के पीछे रहते हैं, जिनकी इस काम पे श्रद्धा रहती है, जो लोगों को लगता है कि समाज में कुछ तो भी बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, इसकी वजह से वो लोग इस काम के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा टाइम काम करते हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से करते जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा श्रेय जो है उन लोगों को जाता है जिन्होंने आज तक अपना टाइम दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपने आशीर्वाद इस काम को दिए हैं। उन सब का श्रेय जो है उन लोगों को जाता है। एक्चुअली मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आया, परभनी ज़िले में छोटा सा गांव था। मेरे माँ बाप किसान हैं, तो बचपन से उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया। और तब ऐसा था कि इंस्पिरेशन क्या रहता है, ख्वाब क्या रहते हैं, वो कुछ भी पता नहीं था। बस पता था तो संघर्ष, पूरा लाइफ संघर्ष किया। एजुकेशन के लिए संघर्ष किया, खाने के लिए संघर्ष किया, पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, आगे बढ़ने के लिए जगह जगह पे संघर्ष किया। तो वो संघर्ष ही मेरा इंस्पिरेशन है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया, और जब मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब कॉलेज के टाइम स्वामी विवेकानंद, बाबा आमटे, इनके विचारों का प्रभाव मेरे पे था। ऐसा लगता था कि देश के लिए, समाज के लिए अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आजकल के जो लोग हैं जो यंगस्टर को गाली देते हैं कि आजकल के यंगस्टर कुछ काम नहीं करते हैं, आजकल के यंगस्टर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो मुझे ऐसा था कि कुछ ना कुछ अलग करना है, लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ इतनी थी, परेशानियाँ इतनी थी कि आगे का कुछ ख्वाब मैं नहीं देख पाता था। मेरा MSc कंप्लीट हुआ, जॉब को लगा IT में, विप्रो जैसी कंपनी में अच्छा जॉब लगने के बाद एम्फेसिस में 4 साल किया, ऐसे 4-5 साल IT में जॉब किया। लेकिन जो घर की परिस्थिति थी, जो गांव की परिस्थिति थी, जो मेरे एरिया की, महाराष्ट्र के अलग अलग किसानों की परिस्थिति थी, वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रही थी। 2014-15 में मैंने देखा कि अभी भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, अभी भी लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बच्चे एजुकेशन छोड़ रहे हैं। तो खुद के लाइफ के बारे में सोचा, खुद के लाइफ को पीछे मुड़ के देखा, तो तब लगा कि यार मैं भी ऐसी फैमिली से आया हूँ जहाँ पे 2 टाइम के खाने के वांदे थे। मेरा आज एजुकेशन की वजह से बहुत अच्छा करियर सेटल हुआ है। तो मेरी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ बनती है कि इन लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो मुझे इंस्पिरेशन उस चीज़ से मिला जो मेरे बैकग्राउंड की, जो मेरी पिछली लाइफ थी, जो मेरे लाइफ का संघर्ष था, मेरे माँ बाप ने जो कष्ट किया, जो स्वामी विवेकानंद, बाबा आमटे के विचारों से मैं प्रभावित हुआ, ये पूरे चीज़ों से मुझे इंस्पिरेशन मिला। और अभी का जो है, ये काम चालू करने के पहले था, लेकिन अभी का जो इंस्पिरेशन है वो मुझे बच्चों की तरफ देखने के बाद मिलता है। आज हमारे यहाँ पे 4-5 साल से अराउंड ग्रेजुएशन तक के सब बच्चे हैं।
अलग अलग बच्चों का अलग अलग माइंड सेट्स है, ख्वाब है, अलग अलग उनके एम्बिशंस रहते हैं। उनके लाइफ में भी उन्होंने बहुत संघर्ष देखा है। किसी को माँ नहीं है, किसी के बाप ने सुसाइड किया है, किसी के अलग अलग परेशानियाँ हैं। तो जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे और कुछ ज़्यादा काम करने का मुझे जुनून मिलता है कि यार ऐसे और बच्चे हैं जिनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम अगर बोलते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये मेरा सोशल वर्क नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, देश के प्रति, कि मुझे आगे आके कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ये मेरी देशभक्ति है। मैं हाथ में बंदूक लेके कश्मीर पे जाके खड़ा नहीं रह सकता हूँ, या देश के लिए और कुछ मुझे समर्पण देने की मेरी पात्रता नहीं है। लेकिन आज के समाज के जो प्रश्न है उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। आज के जो प्रश्न है उसको मिटाने के लिए, समाज के बेहतर उनके लाइफस्टाइल के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। इससे मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और मैं ज़्यादा काम करने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन के प्रोसेस में मैं कैसे लाऊँ। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको गरीबी की वजह से, माँ बाप के अज्ञान की वजह से या परिस्थिति की वजह से उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो अपना सबसे बड़ा फेलियर अपना होगा, सिस्टम का होगा। इसके लिए मैं बच्चों की तरफ जब भी देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसा काम स्टार्ट किया है, ऐसा एक दिन नहीं है जब अड़चनें नहीं आई, परेशानियाँ नहीं आई। हर एक दिन में हर एक कदम कदम पे अलग अलग परेशानियाँ मिली। जब मैंने काम चालू किया तो अराउंड 26-25 साल की उम्र थी, शादी नहीं हुई थी, कुछ नहीं था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत गरीबी से पढ़ाया। मेरे माँ मेरे बाप 5-5, 6-6 महीने सब जन चावल खा के दिन निकालते थे, इतनी गरीबी थी। और 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। तो बहनों ने सैक्रिफाइस दिया कि भाई को पढ़ाना है। और फिर मेरी पढ़ाई हुई। मैंने भी खुद बहुत काम करा, गैरेज पे काम किया, ट्रक पे काम किया, मेडिकल में काम किया, लोगों की गाड़ी धोने का काम किया, कंपाउंडर बोल के काम किया। इतने सारी गरीबी में मुझे अच्छा जॉब लगा, वेल सेटल करियर था। जब मुझे जॉब लगा तो मेरे बाकी के बहुत सारे दोस्त, उनको 2-2 साल जॉब नहीं था, आईटी में रिसेशन था। और ये पूरा करियर सेटल होने के बाद जब कोई किसी को ऐसा लगता है कि यार पूरा छोड़ देना है और ऐसे काम में घुस जाना है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं मेरे माँ बाप को क्या बोलूँ। आज उनके दिन बदल रहे, उन्होंने एक टाइम खाना खा के मुझे पढ़ाया है, तो आज उनके अच्छे दिन आए। उनको अच्छा घर होना चाहिए, 2 टाइम का अच्छा खाना होना चाहिए, उनके बुढ़ापे में उनको सहारा मिलना चाहिए। और मैं पूरा ये वेल सेटल करियर छोड़ के मैं ऐसे काम में घुस रहा हूँ जहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं है। कुछ इतने सारे अड़चने कि बता नहीं सकते। मेहनत 24 घंटे की मेहनत है, और किसके लिए कर रहे, तो समाज के लिए कर रहे। तो एक बस आत्मिक सुख के सिवा दूसरा पैसा नहीं है, बाकी कुछ ये है। तो ये मैं मेरे माँ बाप को कैसे बताऊँ। तो ये सबसे बड़ी मेरे पैरा अड़चन थी। 1 महीना उनको मैंने बताने लगा कि भाई मुझे ये काम करना है, ऐसा करना है। 1 महीना घर में झगड़ा चला। तो उनका प्यार था कि भाई पहले तो शादी कर ले, अच्छा घर वर बना, बाकी सब चीज़ें कर, और फिर तुझे जैसे लगता है तो वैसे ऐसे समाज के लिए मदद करते जा। लेकिन मैंने बोला मैं अगर आज नहीं कर पाऊँगा तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे जो भी करना है मुझे आज करना है। तो कुछ दिन के बाद उनको भी ऐसे लगा कि भाई अकेला बच्चा है और ये थोड़ा ज़िद्दी है, तो ये रुकेगा नहीं और किसी की सुनेगा नहीं। तो दिसंबर 2015 में मैंने ये काम चालू किया। तो उन्होंने भी मुझे फरवरी में ज्वाइन किया। गांव का पूरा घर-दार छोड़ के वो मेरे लिए यहाँ पे आए और उन्होंने मुझे समझ लिया। और उन्होंने जो मेरा ख्वाब था कि मेरा जो एजुकेशन है वो गरीब बच्चों के काम के लिए आना चाहिए, मेरा वेल सेटल करियर, मेरा कंफर्ट जोन, इससे बाहर निकल के मेरा जो एजुकेशन है अपने देश के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए काम आना चाहिए, ये मेरा ख्वाब था। वो मेरा ख्वाब जीने के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उनको मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मुझे मेरे लाइफ में पहली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे बहुत टैग करना पड़ा। दूसरा ऐसा था कि शादी हो गई। शादी के पहले मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद ऐसा था कि मैंने बोला कि मुझे डाउरी नहीं लेना है, शादी में कोई चीज़ नहीं लेनी है और गरीब घर की लड़की से शादी करनी है। तो समाज से बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि यार इसको अगर 10 लाख रुपए की डाउरी मिल रही है, या बड़ा शादी करने का, अकेला लड़का है, पूरा बारात लेके सब एकदम ताक झाक करने का, और ये ऐसा क्यों शॉर्टकट क्यों ये कर रहा है, बोलता है मुझे कुछ लेना नहीं है, क्या नहीं है। तो तभी समाज से बहुत प्रश्न आए। शादी नहीं होने के कगार पे थी कि लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं,
लेकिन मैंने बोला कि नहीं, समाज में कहीं तो भी अगर परिवर्तन लाना है तो खुद से शुरुआत करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि एक मराठी में म्हण आहे की शिवाजी जन्मावा तर शेजाऱ्याच्या घरामध्ये। हम खुद शिवाजी नहीं बनना चाहते हैं, हम खुद अब्दुल कलाम नहीं बनना चाहते, हम खुद स्वामी विवेकानंद नहीं बनना चाहते। स्वामी विवेकानंद पढ़ना बहुत ईजी रहता है, बाबा आमटे, शिवाजी महाराज पढ़ना बहुत ईजी रहता है, लेकिन खुद को जीना बहुत अवगढ़ रहता है, हार्ड रहता है। तो ये तब ऐसी सिचुएशन थी कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो हमें कहीं तो भी हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कहीं तो भी ना बोलना सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलना हम आपको नहीं जमेगा तो समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, जैसी सिस्टम है मैं वैसे नहीं चलूँगा। मुझे शादी करनी है तो गरीब घर की लड़की से करनी है, और मुझे डाउरी नहीं लेना है, बाकी कुछ शादी में गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हमारा एरिया ऐसा है कि वहाँ पे लड़की हुई कि उसके डाउरी का सिस्टम चालू हो जाता है। तो 1 महीना गया उसमें, लेकिन समाज में अच्छे भी लोग रहते। अर्चना नाम की लड़की ने मुझे एक्सेप्ट किया, तब उसकी अराउंड 21 साल की उम्र थी, और उसको पता था कि एजुकेशन के लिए क्या हाल होते हैं। वो गरीबी में उसका भी बचपन पूरा गया। उसने पूरा जो एजुकेशन है वो पूरा छोटे गांव में कंप्लीट किया। 700 लोग संख्या का उनका बहुत छोटा गांव है। तो उसने बहुत सारे हार्ड स्टेप उसने उसके लाइफ में भी जिए। इसकी वजह से उसने मुझे एक्सेप्ट किया। वो दूसरा सिचुएशन था लाइफ में। तीसरा एक ऐसा था कि शादी होने के बाद मैंने पहले ही उसको बोला था कि हम रहेंगे तो बच्चों के साथ में रहेंगे, बच्चों के साथ में खाएंगे, बच्चों के साथ में सोएंगे। एक फैमिली बोल के बच्चों को हम ग्रो करेंगे, बच्चों का अलग हम ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। अपना फैमिली का प्यार उनको मिलना चाहिए, अपने फैमिली का अपनापन उनको मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें हम साथ में जिएंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते तभी हम शादी करेंगे। तो उसने वो एक्सेप्ट किया। और उसके बाद ऐसा था कि 3 दिन में शादी के बाद उसने वो पूरा खाना बनाना, बाकी सब लोगों का ये करना उसने एक्सेप्ट किया। अराउंड 30-40 लोगों का खाना वो अकेले बनाती थी। तो पहले उसका मिसकैरेज हुआ। हमारा पहला एक बच्चा था, तो वो उस मिसकैरेज में वो चला गया। तो बहुत चैलेंजिंग था कि उसमें कैसे करना है, क्या करना है। अलग अलग दोस्त नाम रख रहे थे कि यार इसको कुछ पड़ा नहीं है, अभी अकेले का था, लेकिन वो लड़की की भी लाइफ ख़राब कर रहा है। 40-40 लाखों का खाना वो अकेले बनाती है। लेकिन हम जो पूरा करते हैं वो खुद अपने दिल से करते हैं। हमें इस काम में आनंद आता है, इसलिए हम करते हैं। हमें किसी ने ऐसे नहीं बोला कि यार आप समाज का भलो करो, या आप बच्चों को संभालो, या बच्चों को पढ़ाओ। ऐसा हमें किसी ने नहीं बोला है। हमें ऐसे लगता है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, गरीब बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। हमारी खुद की ख्वाहिश है, इसलिए हम ये काम करते हैं, इसलिए हमें इस काम में आनंद मिलता है। तो उसको मैंने बोला, तो वो बोली कुछ नहीं है, हम फिर से काम को लग जाएंगे। हम फिर से काम को लग गए। लेकिन और कुछ महीने के बाद हमारा प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गया उसका। हमारे पास कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं थी, तो रात को 2 बजे मैं उसको एक्टिवा पे लेके गया, और उसका दूसरे दिन उसका डिलीवरी हुआ। प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गया 7 महीने का। 7 महीने में डिलीवरी होने से वजह से जो लड़की हुई, लड़की का वज़न बहुत कम था, 1.5 किलो की लड़की थी। और कुछ दिन उसको 15 दिन वो कांच में रखना पड़ा हॉस्पिटल में। और फिर उन्होंने डिस्चार्ज देते टाइम बोला कि भाई ये बहुत छोटी लड़की है, इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी। आप 3-4 रूम में इतने सारे जन रहते हो, तो आप सेपरेट रहो। एखादी रूम, एखादा 1 BHK फ्लैट साइड में करके आप सेपरेट रहो। ये बच्ची थोड़ा उसको हेल्दी वातावरण मिलेगा, और थोड़ा उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें नहीं होगी। तो मैंने बोला नहीं सर, हमने पहले एक शपथ ली है कि हम जो भी करेंगे एक परिवार बन के करेंगे। हम जो भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, साथ में मिल के रहेंगे। हम बच्चों को छोड़ के नहीं रहेंगे। जितने भी लाइफ में चैलेंजेस आए, जितनी भी परेशानियाँ आए, तो वो बहुत बड़ी क्या बोलते, बहुत बड़ा धर्म संकट था मेरे लिए कि भाई अपने खुद के लड़की के बारे में सोचना, या जो हम बच्चे संभालते हैं, जिनको हमने अपना बनाया है, उनके बारे में सोचना। और जब मैंने अर्चना को बोला कि वो बोली ठीक है, बाकी के लोग बहुत सारे फुटपाथ पे सोते हैं, जिनको घर नहीं मिलता है, कई लोग को खाना नहीं मिलता है, कई लोगों को प्रॉपर डॉक्टर्स भी नहीं मिलते हैं। तो एटलीस्ट हमें 4 रूम का घर है। हमारा परिवार बड़ा है, लेकिन ये परिवार हर किसी के नसीब में नहीं मिलता है। तो हम इस लड़की को वहीं पे हम बड़ा करेंगे। और हम लड़की को लेके घर पे आए। लेकिन कैसे था कि कुछ अगर हो जाता, समझो लड़की को 1-2 महीने के बाद अगर कुछ हो जाता, उसके हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते, या उसको अगर कुछ बाकी का चीज़ हो जाती, तो पूरा सोसाइटी, पूरे जो मेहमान हैं, बाकी के सब जो लोग हैं, उसके माँ बाप है, वो मुझे जज करते थे। लाइफ टाइम मेरे लिए वो बहुत बड़ा धर्म संकट था कि अगर कुछ हो गया तो पूरा खुद पे रिस्क लेके, खुद के भगवान पे भरोसा रख के हमने वो काम किया था।
लेकिन भगवान रहते हैं समाज में, बहुत अच्छे लोगों की दुआएं भी रहती है। और फिर लड़की भी अभी बड़ी हो गई, 1.5 साल की है वो, उसका नाम हमने आनंदी रखा है। तो वो अभी सब बच्चों के साथ आगे बढ़ती है, बच्चों के साथ खेलती है, दिन भर बच्चों के हाथ में रहती है। तो हम सब अभी भी साथ में रहते हैं। अभी जो 18 बच्चों से पूरा परिवार चालू हुआ था, तो अभी वो 60 लोगों का परिवार बना है। मेरी उम्र अभी 29 साल है, अभी तक मैंने 30 क्रॉस नहीं किया है। बीबी की उम्र अराउंड 24 साल है, उसने अभी 25 भी क्रॉस नहीं किए। हमारी एज का जितना इक्वल होता है उससे डबल हम बच्चे संभालते हैं, ऐसा है। तो ये बड़ी बात रहती है, ऐसे संकट बहुत सारे आते रहते हैं। तो ये ऐसे 2-3 संकट थे जिसमें मेरा बहुत क्या बोलते हैं उसको, कि निर्णय क्षमता जो रहती है आदमी की, कि आप क्या डिसीजन लेते हो, वो बहुत देखा जाता है। अगर आपने एक भी रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उस पर दांव पे लग जाती है, ऐसा। एक्चुअली क्या है कि आजकल के यूथ में बहुत सारा पावर है। आजकल अगर हम कुछ साल पहले देखते, जो अब्दुल कलाम जी ने, उनको मिसाइल मैन हम बोलते हैं, जो लाइफ उन्होंने जी, उतनी हार्डशिप आजकल के लाइफ में नहीं है। उन्होंने पेपर बांट के खुद का पढ़ाई किया, बाकी के संघर्ष से उनकी पढ़ाई की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना हार्डशिप में काम किया, इतने संघर्ष से अपनी लाइफ जी। गरीबी थी, बाकी के परेशानियां थी। आजकल के यूथ में उतनी परेशानियां नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, शार्पनेस बढ़ गया है। बच्चा पैदा भी होता है तो मोबाइल के साथ ही पैदा होता है, तो क्लेवरनेस ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे बहुत होशियार बनते जा रहे हैं। तो आजकल का यूथ में बहुत पावर है, कुछ करने का धमक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हमको दिशा नहीं मिलती है, जो प्रॉपर जो लाइफ के गोल्स रहते हैं कि भाई हम क्यों जी रहे, वाई वी आर लिविंग, व्हाट वी वांट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, पैसा, बंगला, गाड़ी। तो ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि आजकल क्या है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम जो है, लोग वी क्रिएट्स ओनली फॉलोअर्स, वी क्रिएट्स ओनली लेबर्स। एक हाईली क्वालिफाइड बच्चा भी जो रहता है तो वो जॉब करने का ही सोचता है, वो ऐसा खुद का इनिशिएटिव करने के लिए या समाज के लिए, देश के लिए अलग कुछ करूँगा मैं, ऐसा कभी सोचता नहीं है। मुझे लगता है कि ये सिस्टम का और आपके आजकल की यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ अच्छे ऐसे यूथ है जिनको लगता है कि यार कुछ ऐसे, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, जैसे मैंने समझो आईटी का जॉब छोड़ के किया, ऐसे कुछ बंदे जो आईआईटी का जॉब छोड़ के करते हैं, जो कुछ यूएस यूके से रिटर्न आके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा जज्बा किसी के अंदर दिखने को ज़्यादा नहीं मिलता है कि यार हमें कुछ करना है। हम 10वीं तक ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज़ माई कंट्री, फिर से वही कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन जैसे जैसे फिर कॉलेज में जाते हैं तो करियर इज़ माई कंट्री, होम इज़ माई कंट्री, वाइफ इज़ माई कंट्री, ऐसा पूरा लाइफ अपना सीमित हो जाता है। और फिर आगे के प्रॉब्लम्स ही हमें कभी दिखते नहीं हैं। समाज के अगर आपको प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे नहीं तो आप उस पर काम कैसा कर सकते हो। तो आपको समाज के प्रॉब्लम्स दिखने चाहिए। आजकल की यूथ को अगर समाज के प्रॉब्लम दिखने लगे ना कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो, तो इसको गलत ही बोलना चाहिए। उस गलत बोलने का जज्बा आप में होना चाहिए। अगर आप हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उस साल में, उस समझ में, उनको पता था कि यार अगर हम पकड़े गए तो हमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जज्बा अलग था कि यार हम जा रहे हैं लेकिन अपने देश के लिए कुछ करके जा रहे। हम हर किसी को मरना है, कोई यहाँ पे अमरत्व लेके नहीं आए हैं, हर किसी को जाना है। तो हम क्या करके जा सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू बिफोर यू डाई। मरने से पहले आपको ऐसा क्या काम है जो करना है, जो देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा कर सकते हैं, देश के लिए, समाज के लिए जो भला हो सकता है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा आपको क्या काम है जो आपको मरने से पहले करना है। तो मुझे लगता है कि पहले लाइफ का गोल ये होना चाहिए। उसके बाद आप एमएससी होते हो या कोई भी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको जॉब मिलता ही है, करना ही पड़ता है। आजकल का उतना स्ट्रगल नहीं है जो पहले से आप आजकल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ रही है, करियर ऑप्शन ही बढ़ रहे हैं, तो पेट पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होते जाता है कि नहीं। आजकल का भंगार वाला आदमी भी 200 रुपये रोज़ का कमाता है कि नहीं, भंगार जमा करने वाला आदमी भी। तो आजकल वो प्रॉब्लम नहीं कि खाना है भाई या बाकी करना है भाई। तो आजकल मुझे लगता है कि, और दूसरी चीज़ ऐसी है कि ये समाज के लिए, देश के लिए हो गया। दूसरी चीज़ ऐसी है कि बस भागते जा रहे कि किसी को ऐसा नहीं है कि यार मुझे पेंटर बनना है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करूं, मुझे अगर रेसलर बनना है तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों करूं। अपना ख्वाब जीना आना चाहिए आदमी को। पैसा तो किसी भी फील्ड में मिल जाएगा आपको। अगर आपको ज़िंदा रहना है लाइफ में, अगर कुछ आपको खुश रहना है आगे जाके
30 साल में, 40 साल में, 50 साल में आप जब हो जाओगे तो तब आपको लगना चाहिए कि यार मैंने जो सोचा था मैंने वो किया। बस कुछ सिस्टम का बैल बन के नहीं रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर कुछ बनने की ख्वाहिश है ना, तो उसने वो सोचना चाहिए कि यार मुझे यही करना है। उसके लिए कितनी भी मेहनत रहे, कितना भी उसके लिए हार्डशिप रहे, वो सब लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। आजकल का यूथ में बहुत पावर है, वो मेहनत कर सकते हैं, वो मेहनत करते भी हैं, बहुत सारे अलग अलग अचीवमेंट वो ले रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर हम देखते तो अभी 125 करोड़ की जनता है अपनी, तो यहाँ पे होता क्या है कि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी कि वो अलग कुछ इनोवेटिव नहीं करते। तो अपने पास बस अगर हम साइंटिस्ट के नाम लगे तो 10, 4, 5 ऐसे साइंटिस्ट मिलते, तो जो किसी ने कुछ बहुत इनोवेटिव किया है। तो ऐसे समाज में और लोग बढ़ने चाहिए जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते। तो ये यूथ की जिम्मेदारी है। अगर हम बोलते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन सी है, तो इंडिया है कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि लोगों को ऐसे लगता है कि जहाँ पे यूएस में 1 CR की एक मशीन काम करती है, तो उसमें यहाँ पे हमारा 50 लाख में लोग काम करते हैं। बस लेबर बोल के उनको देखा जाता है। तो यूथ पावर अगर अच्छा मिल जाएगा तो देश बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। हर एक एजुकेटेड यूथ ने हर एक अनएजुकेटेड छोटे बच्चों को पढ़ाने का जज्बा ले लिया तो अपना देश कहीं का कहीं जाएगा। हर एक यूथ ने सोचा कि मैं एक झाड़ लगाऊंगा ही, एक पर मेरे लाइफ में मैं बढ़ाऊंगा ही। अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि हर आदमी ने अपने लाइफ में 10 झाड़ लगाने चाहिए, 10 भाषा सीखनी चाहिए, 10 बच्चे पढ़ाने चाहिए। ये अगर हो पाएगा तो बहुत बदलाव आएगा, अपना भारत कहीं से कहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि आजकल के यूथ में ये है, बाकी सिस्टम ने उन पर भरोसा करना चाहिए कि आज अपना यूथ जो है वो कुछ भी कर सकता है। मैं मेरा खुद का बड़प्पन नहीं बोलना चाहता हूँ कि, लेकिन समझो अगर मैं 25 साल की उम्र में मैं 20 बच्चे संभाल सकता हूँ, 29 साल की उम्र में मैं 80 बच्चों का बाप बन सकता हूँ, उनको संभाल सकता हूँ, उनको अच्छा नरिशमेंट दे सकता हूँ, तो ये कोई भी यूथ कर सकता है। हर एक काम कोई भी कर सकता है जो किसी पहले आदमी ने करके रखा है। कोई भी धीरे भाई अंबानी बन सकता है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतने संघर्ष से आप आज देश के प्रधानमंत्री बने, तो कोई भी यूथ वो ख्वाब देख सकता है। बस उसके लिए एक जज्बा होना चाहिए खुद में कि मुझे कुछ अलग करना है यार, मुझे कुछ अलग करना है यार। बस दोस्त बोलते हैं इंजीनियरिंग करना है तो मैं इंजीनियरिंग को चला गया, दोस्त बोलते हैं ये करना है, मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए मैं चला गया। पैसा तो कोई कमा लेगा, अपनी लाइफ खुद को जीनी आनी चाहिए। क्या बोलते हैं उसको कि ज़िंदगी वसूल होनी चाहिए। हम अगर मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटा हम मूवी देखते हैं, अच्छी मूवी लगी तो क्या बोलते हैं कि यार ज़िंदगी वसूल हो गई। तो लाइफ का भी ऐसा ही फंडा है। आप अगर ज़िंदगी जी रही हो ना, तो यार वो वसूल करके आनी चाहिए, है कि नहीं। कुछ भी 1 घंटा भी उसका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, अच्छे काम में लगना चाहिए, लोगों के भले के लिए लगना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए वो पूरा टाइम लगना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो आपको कभी ज़िंदगी में कुछ कम नहीं गिरेगा। पूरा समाज आपके प्रति निष्ठा रखेगा, आपके पीछे खड़ा रहेगा। आप अच्छा काम करके तो देखो, आप एक स्टेप बढ़ के तो देखो, एक स्टेप खाली आप समाज के अच्छे के लिए एक स्टेप बढ़ा के देखो। आप एक बच्चा पढ़ा के तो देखो, आपको कितना सुकून मिलता है। ये जज्बा यूथ में है और वो आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर आपको प्रश्न नहीं दिखेंगे तो उस पर आप काम नहीं कर पाओगे। कुछ भी अलग करने के लिए आपको पहले प्रश्न दिखने चाहिए कि यार ये क्यों हो रहा है, वाई इट्स हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है। तो अगर आपको कहीं भी सिस्टम में गलत दिखने लग गया तो समझो आप कहीं तो भी राइट डायरेक्शन में हो। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो अगर आपको प्रश्न ही नहीं आए तो समझना कहीं तो भी गलत हो रहा है। आपको प्रश्न आने चाहिए। तो लाइफ का भी वैसे ही है। मेरे लाइफ में भी ऐसे था कि मुझे प्रश्न बहुत दिखने लगे थे। जब मैं गाँव में जाता था तो कहीं तो भी गलत दिखता था। आपको 75 साल देश को स्वतंत्रता मिल के हो गए, लेकिन आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको एजुकेशन नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो हम कहाँ जा रहे? तो ऐसा लगता था कि यार कहीं तो भी ये चेंज होना चाहिए, 2014-15 में बहुत सूखा मराठवाड़ा विदर्भ में गया था। उस 2014 में मैं जब गांव में गया, 2015 में गांव में गया, तो तब देखने को मिला कि भाई अभी भी बहुत सारे लोग गांव छोड़ रहे हैं, पुणे मुंबई को शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये लोंडा इधर बढ़ते ही जा रहा है। जिसका अपना पूरा वेल सेटल घर है, जिसने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे निकाली, उसको बस रोजी रोटी के लिए, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए कहीं तो भी अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। माँ बाप को छोड़ के कहीं तो भी दूर जाना पड़ रहा है।
अपने बच्चों को छोड़ के कहीं तो भी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो 2015 में मैं गांव में गया तो ये देखने को मिला, हमारे गांव में पहला एक सुसाइड हुआ, वो देखने को मिला। जब मैं गांव से वापस आ रहा था तो मेरे बस में ही कुछ गांव के लोग सफ़र कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला, काका आप पुणे आ रहे हो लेकिन इनके बच्चों के एजुकेशन का आप क्या करोगे? वो बोले, भाई अभी खाने के इतने वादे चल रहे, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, 100 रुपये का काम नहीं मिल रहा है दिन में, तो ये पढ़ के क्या कलेक्टर थोड़ी बनेगा? और क्या करना है पढ़ के? इतने सारे पहले बेरोजगार पड़े हुए, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो अपना बच्चा पढ़ के उसको क्या करना है? तो अभी से एक काम करेगा, 4 पैसे कमाएगा, तो उसको कहीं तो बुद्धि आ जाएगी। तो ये जब सुना तो ऐसा आंख पे ऐसा पूरा क्या बोलते शहारे आ गए। 2 दिन पुणे में आया, पूरा वो वही सोच में मैं था कि भाई ये कुछ तो भी गलत हो रहा है। अगर हम सोचते काम करे या ना करे, एक दिन को अपनी 1 तारीख को अपनी सैलरी हो जाती है, कुछ उस अपने को लेना देना है, कहीं सूखा गिर रहा है, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी सैलरी हो जाती, अपना काम बनता, किधर भी जाए जनता, ऐसा काम हो रहा है। तो ये कहीं तो भी गलत हो रहा है। तो मुझे लगा कि भाई आप कुछ साल बाद ऐसा होगा कि अपने पास 2 BHK फ्लैट होगा, कहीं तो भी गाड़ी होगी, या यूके की ट्रिप कुछ करके आया होगा। लेकिन गांव में जाओगे तो गांव होगा कि नहीं पता नहीं। जिस गांव में मैंने मेरा पूरा बचपन निकाला, मेरा पूरा जवानी वहाँ पे मैंने ये की, और जिस गांव ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे अपनापन दिया, उस गांव की मिट्टी ने मुझे बड़ा किया, तो ये गांव में अगर नहीं होगा तो मैं किसके लिए बड़ा बन रहा हूँ? अगर मेरे पास 100 करोड़ का पैसा है लेकिन उस प्यार बांटने के लिए, उसके लिए साथ में कोई नहीं होगा, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा है? आपके यहाँ पे बहुत कटोरे भर फल है लेकिन उसको खाने को कोई नहीं होगा, तो जगह पे सड़ जाएगी। तो ऐसे ही विचारों का अपने दिमाग में बहुत अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन वो दिमाग में ही रहेगा तो सड़ जाएगी ना। वो आपको क्या बोलते हैं, विचारों को कृति का जोड़ मिलना चाहिए। एक्शन प्लान क्या है? अपने पास बहुत अच्छे विचार है तो उसको कुछ ना कुछ तो भी आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने ये सोचा कि यार ये कहीं तो भी गलत हो रहा है, तो इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। मैं मेरे बचपन से बहुत मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आज इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो इट्स माई ड्यूटी, इट्स नॉट माई सोशल वर्क, इट्स माई ड्यूटी टूवर्ड्स नेशन, टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स दिस फार्मर्स कि आई नीड टू गिव बैक। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे सबसे लाइफ चेंजिंग मेरा मोमेंट था कि जब मैं उन लोगों से मैंने बात की, मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए और अभी करना चाहिए। मेरे माँ बाप बोले कि यार शादी होने दे, बाकी बाद में देखेंगे। तो मैंने बोला नहीं, अगर आज कर सकता हूँ तो आज ही कर सकता हूँ, कल का मुझे पता नहीं है, कल मैं रहूँ ना रहूँ मुझे कुछ पता नहीं है। तो आज अगर मैं कर सकता हूँ तो आज ही कर सकता हूँ, कल का मुझे पता नहीं। तो आज फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर अपने से जितना होता है काम करने का, और फिर ये स्नेहवन का जो काम है वो चालू हो गया। ऐसे ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो वो लाइफ है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो वो ज़िंदगी है। सबसे बड़ा गुरु ज़िंदगी है। हर कदम कदम पे आपको सिखाती है, हर कदम कदम को आपको मौके देती है, अच्छे मौके देती है, बुरे मौके देती है। क्या है, कुछ दोस्त रहते हैं, चलो सुट्टा मारने जाते, चलो दारू पीने जाते। कुछ दोस्त मिलते, चलो यार कहीं तो भी बच्चों को पढ़ाने जाते, चलो यार बच्चों को कहीं तो भी मदद करते, चलो यार एक आधे बूढ़े आदमी को काम करके देते, चलो यार एक आधे अनपढ़ बच्चों को सिखाते। अलग अलग मौके देते ज़िंदगी में। लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को हाँ बोलना है और किस चीज़ को ना बोलना है। अगर हम वो डिसाइड कर पाते तो अपनी लाइफ बहुत सुंदर बनती है, और लाइफ वैसे भी बहुत सुंदर रहती है। अपने अंदर ही राम रहता है, अपने अंदर ही रावण रहता है। हम किसको जगा सकते हैं, अपने खुद को डिसाइड करना पड़ता है। तो लाइफ एक ऐसे ज़मीन की तरह रहती है। तो आप जो बोओगे वो उगता है। आप बबुल का पेड़ बो वो उगता है, आप आम का झाड़ लगाओ वो उगता है। तो लाइफ का कैसा है कि लाइफ आपको बहुत बहुत अच्छी बातें सिखाती है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या करना है। अगर आप वो डिसाइड करने में सक्षम हो गए तो आप अगर रास्ता ढूंढने में सक्षम हो गए तो आप कहीं तो भी ऐसे अलग जगह पे पहुंच जाते हो। प्रवाह में अगर बहते गए तो जहाँ पे सब जन पहुँचते हैं आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। प्रवाह के विरुद्ध आपने तैरना चाहिए। प्रवाह के विरुद्ध आप जब तैरने लगता हो तो आप ऐसे जगह पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं पहुँचा है। ऐसा है। तो लाइफ बहुत अच्छा सिखाती है। और भाई लाइफ का कैसा है कि आप जैसे देखते हो वैसी दुनिया रहती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसे बोलते हैं हम। आप अगर बोलोगे कि यार बहुत परेशानियां हैं, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत पॉलिटिशियन अच्छे काम नहीं कर रहे, बहुत कुछ तो भी करप्शन बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो आपको प्रॉब्लम्स ही दिखेगी। आप अगर पॉजिटिवली काम करोगे, यार कितना अच्छा हो रहा है, कुछ यूथ काम कर रहे हैं, आप जैसे यूथ आके यहाँ पे मदद कर रहे हैं,
कुछ बच्चे पढ़ रहे, कुछ समाज में बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं तो भी चींटी बार बार फिसल के और चढ़ने का काम कर रही है, कहीं तो भी मस्त पेड़ लगे, कहीं तो भी कोकिल का आवाज़ आ रहा है। तो आप लाइफ की तरफ कैसे देखते हो, है कि नहीं? कोई तो भी संघर्ष से एक आधा बच्चा पढ़ रहा है, बड़ी बात है बहुत। आपको उससे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि यार जिसके पास कुछ भी नहीं है वो आज इतना धड़पड़ कर रहा है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। जिसके पास बहुत सारी चीज़ें एसी में बैठ के पढ़ने का, उसको क्या थोड़ी मज़ा आती है। जिसके पास कुछ भी नहीं, खाने के वांदे, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो लाइफ है, वो संघर्ष है। वो संघर्ष मीन्स ही लाइफ है, और लाइफ मीन्स संघर्ष है। अगर लाइफ से संघर्ष निकल गया तो कुछ भी लाइफ नहीं है, ऐसा है। तो लाइफ आप जैसे देखते हो वैसी लाइफ है। तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत सुंदर है, मेरी लाइफ तो बहुत सुंदर है। क्या है, मैं 5 बजे उठता हूँ, रात के 12 बजे तक काम करता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ, फिर भी मेरी नींद पूरी हो जाती है। 21 घंटे 20 घंटे 19 घंटे काम करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए। यार मुझे इतना अच्छा है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पाँव नहीं है, किसी को आँखें नहीं है, किसी को ज़बान नहीं है। भगवान ने मुझे पूरी चीज़ें दी है, इस पूरे चीज़ों को मैं वसूल करूँगा। मैं मेरे आँखों से अच्छा दिखूँगा, मैं मेरे हाथों से दूसरे को हेल्प करूँगा, मैं मेरे दिमाग से देश के लिए, समाज के लिए अच्छे विचार तैयार करूँगा और बाकी के लोगों को इंस्पायर करूँगा। मैं मेरे बुद्धि से और लोगों को शिक्षित करूँगा, मैं मेरे शरीर से और लोगों को सपोर्ट करूँगा। तो ऐसा अगर पॉजिटिवली आप काम करोगे तो लाइफ बहुत सुंदर है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिवली काम करता हूँ, और हर किसी ने पॉजिटिवली देखना चाहिए ऐसा। लाइफ के बेसिक 5 प्रिंसिपल्स है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, सक्सेस बनने के लिए ये 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। जिसके पास ये 5 चीज़ें है ना, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो पहली चीज़ है वो तो मेहनत। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। मेहनत करनी आनी चाहिए, जीत तोड़ के मेहनत करनी चाहिए, है कि नहीं? पीछे नहीं हटना चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे 20 24 घंटे भी मेहनत करने की आदमी की तैयारी होनी चाहिए। क्या है, पूरा झोंक के, आप बोलते हैं ना, पूरा झोंक के मेहनत करने की आनी चाहिए। दूसरा हो गया जज्बा। कुछ तो भी करने का जज्बा आप में होना चाहिए कि यार मुझे ये करना है तो करना ही है, पीछे हटना नहीं है। अगर उस मेहनत को या जज्बे का जोड़ मिल गया ना, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोई कलेक्टर भी बन सकता है, या कोई कुछ भी बन सकता है, या कोई अशोक देशपांडे भी बन सकता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, बहुत बड़ा लिटरेचर सिंगर बन सकता है। बस करने का जज्बा होना चाहिए। दूसरी होती है नीयत। ये दोनों को अगर नीयत की जोड़ मिल गई, आपकी नीयत बहुत साफ़ होनी चाहिए। आप जब भी कुछ करते हो ना, तो अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी ना, तो आप में वो शॉर्ट टर्म का सक्सेस मिल जाता है आपको। समझो आप किसी को तोड़ मरोड़ के, किसी को ख़त्म करके आप अगर आगे जा रहे हो, किसी का हौसला ख़त्म करके, या किसी का जज्बे को तोड़ के आप आगे जा रहे हो, किसी का नुकसान करके आप आगे जा रहे हो, तो वो शॉर्ट टर्म का सक्सेस आपको मिल जाता है। उस सक्सेस से आपको सुकून नहीं मिलता है। अगर आपको सक्सेस से सुकून चाहिए, या आप जिस काम कर रहे हो उस काम के आप जब बड़े ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाते हो, उस ऊंचाइयों पे आपको अगर सुकून चाहिए तो आप में नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप काम करते हो उस काम में आपकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी नीयत से काम करो, मेहनत करो, जज्बा रखो। और दूसरा रहता है खुद पे भरोसा। समाज वाले क्या करेंगे, थोड़ी बहुत मेहनत की तो अनसक्सेसफुल हो गए तो समाज वाले आपको टोकेंगे, आप पे हंसेंगे, आपको नाम रखेंगे। आपके घर वाले भी कभी कभी आपको हंसेंगे, बहुत प्यार वाले लोग भी आपको छोड़ के जाएंगे। लेकिन आपको आप खुद पे भरोसा होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरे एबिलिटीज़ क्या है, दूसरे को नहीं पता है। एक मार्कशीट का जेरॉक्स मुझे बता नहीं सकता कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो अगर आपके खुद पे आपको भरोसा रहा ना, तो आप कुछ भी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो। 5वीं चीज़ है अपनों का प्यार। उसमें माँ बाप पहली चीज़ आती है। माँ बाप का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो ना, तो माँ बाप का दिल तोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? माँ बाप को भरोसे में लेके, उनका आशीर्वाद लेके, उनको अपना बना के आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये कॉलेज लाइफ तक हो गया। जब आप कुछ बिजनेस कर रहे हो या कहीं तो भी आप आगे बड़े पोस्ट को चल गए, आपका प्रमोशन हो रहा है और आप माँ बाप को छोड़ के रह गए ना, तो आपके सक्सेस को कुछ भी वैल्यू नहीं है। आपके सक्सेस का कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप वो सक्सेस आपको सुकून देगा ही नहीं। इसलिए आपने पहले तो माँ बाप का दिल जीतना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए,
उसके बाद बाकी की जो सब चीज़ें वो ऑटोमेटिक सब हो जाती है। अब आप माँ बाप की सेवा करने लग जाएंगे, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपकी नीयत साफ़ हो जाएगी। ऐसा है। तो ये है मेहनत, जज्बा, नीयत, खुद पे भरोसा और माँ बाप का प्यार। ये 5 एलिमेंट्स मेरे लाइफ के ऐसे जिसने मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, जिसने मुझे स्ट्रांग बनाया है और मुझे स्ट्रांग बनाते रहेंगे। ये सब चीज़ों को साथ में लेके मैं आगे बढ़ूँगा। ऐसे मेरे लाइफ में मैं फेलियर को अलग नज़र से देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं आपको पैसे का लॉस हो गया या किसी दूसरे चीज़ का लॉस हो गया तो आप फेलियर हो गए, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ दिया, अगर आप किसी का भरोसा नहीं जीत पाए, तो आपके लाइफ में वो सबसे बड़ा फेलियर है। जो लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े, जो स्नेवन के साथ जुड़े, जो मुझे 1 पैसे का 1 मिनट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देते, तो उनका भरोसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भरोसा जीतना, वो भरोसा जमा के रखना, टिका के रखना, उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। उनको हर एक चीज़ का सुकून मिलना चाहिए कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे 1 मिनट का 1 रुपये का किसी अच्छे चीज़ में जा रहा है, उसका आउटपुट कहीं तो भी अच्छा निकल रहा है, उस 1 रुपये से बच्चों का भविष्य सुधार रहा है, बन रहा है, सहार रहा है। वो अगर भरोसा मैं जीत पाया तो मेरा सबसे बड़ा सक्सेस है, और वो अगर भरोसा मैं नहीं जीत पाया तो मेरा सबसे बड़ा वो फेलियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ में आपने बाकी चीज़ों पे अपना फेलियर नहीं डिसाइड करना चाहिए कि आपने बिज़नेस में लॉस हो गया या बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। ये तो चीज़ें हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो एक दूसरे का भरोसा रहता है, जो रिलेशनशिप में या किसी बिज़नेस में या किसी ऐसे सोशल कामों में, तो ये भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भरोसा अगर टूट गया तो ये सबसे बड़ा फेलियर में मुझे ऐसे लगता है। मैं तो बहुत बार फेलियर हुआ हूँ, हर दिन मैं फेल होता हूँ। हर दिन किसी बच्चे का अगर मैं दिल नहीं जीत पाया, उसको हंसा नहीं पाया, उसको बराबर प्यार नहीं दे पाया, तो मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ। तो मैं खुद से बात करता हूँ। ये तो छोटे फेलियर है, बहुत बड़े बड़े फेलियर ज़िंदगी में आए, बहुत बड़ा बड़ा संघर्ष ज़िंदगी में आया, बहुत बार पीछे हटना पड़ा, बहुत अपने नज़दीक के लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, नज़दीक के लोग पीठ पीछे हंसते, तो बहुत दुख मिलता है। तो ऐसा कभी भी एक आधा अलग फेलियर मिला तो मैं खुद से बात करता हूँ, अकेले में जाकर खुद से बात करता हूँ कि भाई क्या गलत हो गया। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, ये मेरी लाइफ का सेंटेंस है कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। खुद का और अच्छा बनो, खुद को और अच्छा बनाओ, खुद को और अच्छा बनाओ। हम अगर दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वो फेलियर और बड़ा लगेगा या और छोटा लगेगा। आपका सक्सेस है, आपका फेलियर है, आपका व्यक्तिमत्व आपने खुद से डिसाइड करना चाहिए, खुद से कंपेयर करना चाहिए कि मैं आज इतना हूँ तो मुझे और कितना अच्छा करना है। तो जब भी मैं फेल होता हूँ या जब भी मुझे कहीं ऐसा संकट आ जाता है, तो कभी जब भी मुझे ऐसा नैराश्य आ जाता है, लाइफ में निराशा आ जाती है, तो मैं खुद से बात करता हूँ, तो मुझे और इससे अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं और खुद को अच्छा कैसा बना सकता हूँ, मैं और मेरा खुद का अच्छा कैसे दे सकता हूँ समाज के लिए, देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बाकी मित्रों के लिए मैं खुद से अच्छा कैसे दे सकता हूँ। मैं खुद से कंपेयर करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फिर खुद को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी फेलियर आता है तो मैं खुद से बात करता हूँ, एकांत में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ और फिर उससे उभरने की कोशिश करता हूँ। ऐसा है। तो हर किसी ने, मुझे लगता है कि जब भी आप फेल होते हो या जब भी आपको ऐसा निराशा आता है तो आपने खुद से बात करनी चाहिए। समाज का तो बाद में रहा, लेकिन आपने खुद से बात करनी चाहिए। अगर आपने खुद के कॉन्फिडेंस में ले लिया तो आप पूरा ज़िंदगी कहीं भी फेलियर नहीं होगे। और फिर बाकी के जो चीज़ें जो यहाँ पे एक्सपर्टीज़ लगती है, जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, अपने माँ बाप है, उनसे डिस्कस मैं करता हूँ, उनसे बेहिचक अपने दिल की बात उनसे बताता हूँ, तो उनसे मुझे राय मिलती है। तो उनसे राय लेके फिर मैं और उसको अपनी राय जोड़ के उससे जो अच्छा रास्ता निकलता है, जो किसी के हित में होगा, जो किसी को परेशानी नहीं देगा, वो रास्ता मैं चुनता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें पढ़नी चाहिए। तो आपके रीडर्स अगर ये अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, तो पहले तो उनको थैंक यू। आपने ये इनिशिएटिव लिया तो आपके टीम को थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में क्या होता है कि दिल्ली में कहीं बलात्कार हो गया या दिल्ली में कहीं खून हो गया तो फ्रंट पेज पे, हेडलाइंस पे वो चलाया जाता है। लेकिन दिल्ली में कहीं एक आधा छोटा लड़का कुछ अच्छा काम कर रहा है
एक आधा कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वो दिखाते नहीं हैं, हम वो उसको फैलाते नहीं हैं। तो समाज में निगेटिविटी ज़्यादा फैलती है, समाज में निगेटिव विचार ज़्यादा फैलते हैं, और निगेटिव विचार ज़्यादा फैलने से हमको हर लोगों को वही देखने को मिलता है। अपने विचार वैसे ही बनते, जो हम देखते जो हम सुनते अपने विचार भी थोड़े बहुत वैसे ही बनते जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए, पॉजिटिव विचार स्प्रेड करने चाहिए। जो भी अच्छी बातें आपको लगती है, जो भी अच्छी बातें आपको पता है, वो आपने 4 लोगों को बतानी चाहिए। जो भी अच्छे काम समाज में हो रहे हैं वो आपने 4 लोगों को आपने बताने चाहिए। समाज में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, और उससे और सबको एनर्जी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपके रीडर्स ने भी यही करना चाहिए कि समझो अगर ये स्टोरी आप वो देख रहे हैं तो उन्होंने वो शेयर करनी चाहिए, लोगों को बताने चाहिए। और भी जिनको ऐसे अलग अलग स्टोरी है पता है तो उन्होंने उनके दोस्तों को बतानी चाहिए। उनके दोस्तों को ऐसे अच्छे, अगर कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके बाकी के दोस्तों को भी उन्होंने अच्छे कामों में लाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है।